Hello friend, my name is Devendra Kumar and welcome to Economic Circle, your own study circle. पिछली क्लास में हमने चैप्टर मांग शुरू किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर मांग का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट जो हमने पार्ट शुरू किया था, ठीक है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। एक पार्ट हम इस चैप्टर का कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मांग अनुसूची के बारे में, ठीक है। मांग अनुसूची होता क्या है, हमने मांग के बारे में पढ़ा था, मांग क्या होता है, ठीक है। तो मांग अनुसूची, बेसिकली अनुसूची क्या होता है, अनुसूची मतलब होता है तालिका। तालिका क्या मतलब कि मांग अनुसूची वह तालिका है जो एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को प्रकट करती है। कि कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मांग की जाती है, उस मांग को अगर जितना भी हमने प्रोडक्ट खरीद रहा उसकी क्या कीमत थी, कितनी मात्रा खरीदी, अगर उसको हम एक सीक्वल वाइज एक तालिका में दर्शा दें तो उसको हम बोलते हैं मांग अनुसूची। क्लियर। अब मांग अनुसूची भी दो प्रकार का होता है, जैसे मांग दो प्रकार की थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची में क्या आएगा, किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्तिगत है तो एक व्यक्ति की बात की जाएगी, ठीक है। क्या, एक व्यक्ति की बात की जाएगी। किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्रा की मांग करता है वह उसकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। और इसी मांग को प्रकट करने वाली अनुसूची को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। क्या कि एक किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्रा की मांग करता है, एक व्यक्ति, वह तो उसकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। और इस व्यक्तिगत मांग को जिस तालिका द्वारा दर्शाते हैं हम, जिस अनुसूची द्वारा दर्शाते हैं, वह व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची यही हमारी, जैसे कि एक वस्तु है सेब, सेब की कीमत दी हुई है और सेब की मात्रा दी हुई है, ठीक है। तो 10 रुपये, जब सेब की कीमत कितनी है, 10 रुपये, तो सेब की मात्रा कितनी खरीदी जा रही है, 4 किलो। 20 पर 3 किलो, 30 पर 2 किलो और 40 पर 1 किलो। फिर जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग कम होती चली जा रही है, ठीक है, या फिर मात्रा कम होती चली जा रही है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत मांग अनुसूची, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे बाजार मांग अनुसूची। तो देखो, बाजार मांग का क्या मतलब था कि बाजार में उपलब्ध सभी व्यक्तियों द्वारा कुल की गई मांग को बाजार मांग कहते हैं। और जो बाजार मांग है अगर उसको हम तालिका द्वारा दर्शाएं तो बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। सिंपल सा है। तो क्या लगेगा कि बाजार मांग अनुसूची वह अनुसूची है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में बाजार में उपलब्ध विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग के कुल योग को प्रकट करती है। क्लियर। अब बाजार मांग की बात की जाए तो उसमें दो या दो से अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों का एग्जाम्पल लिया है हमने कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत दी हुई है 10, 20, 30, 40। अब व्यक्ति ए है, ए व्यक्ति की मांग 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो और 1 किलो की मांग करता है। और ये व्यक्ति वी है, ठीक है, ये 5 किलो वस्तु की, 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो। अब हम ए और बी इन दोनों की मांग को जोड़ देंगे तो हमारी कहलाएगी बाजार, क्या कहलाएगी, बाजार मांग। 5 और 4 9, 7, 5 और ये 3, ये हो गई हमारी बाजार मांग, ठीक है। अब बाजार मांग को जिस तालिका से दर्शा रहे हैं हम, ये हमारी कहला रही है क्या, बाजार मांग अनुसूची। समझ में आया, ठीक है। मांग अनुसूची क्या होता है, मांग अनुसूची, ठीक है।
फिर व्यक्तिगत मांग दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, एक होगी बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, हम पढ़ते हैं मांग वक्र। ठीक है, मांग वक्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड, मांग को डिमांड बोलते हैं और वक्र को बोलते हैं कर्व। ठीक है, कर्व हो गया डिमांड कर्व। क्या होता है देखो, अभी हमने मांग अनुसूची समझा था, तो एक क्या लिखा है कि मांग अनुसूची को जिस वक्र द्वारा प्रकट किया जाता है, जो भी हमने अनुसूची बनाई उसमें हमने आंकड़े लिए होंगे, तो उन आंकड़ों के आधार पर हम एक जो भी वक्र बनाएंगे, मांग वक्र बनाएंगे। ठीक है, जो हम वक्र बनाएंगे वो हमारी कहलाएगी मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, जो भी हमने आंकड़े लिए उन आंकड़ों की सहायता से हम एक वक्र बना देंगे, उन आंकड़ों को वक्र द्वारा दर्शा देंगे और उस वक्र को हम कहेंगे क्या, मांग वक्र। क्लियर, समझ में आया। अब मांग वक्र भी दो प्रकार का होता है भाई, एक व्यक्तिगत मांग वक्र और एक बाजार मांग वक्र। ठीक है, तो एक व्यक्ति द्वारा जो भी वस्तु की मांग की जाएगी उसको हम जो उसके आधार पर जो भी व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई होगी उस व्यक्तिगत मांग अनुसूची के आधार पर वक्र बना देंगे, तो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात है। क्या लिखा, वह वक्र जो एक निश्चित, वह वक्र जो एक निश्चित समय में, वह वक्र जो एक निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा, वह वक्र जो एक निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा वस्तु की निश्चित कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को प्रकट करता है, उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची था, वहाँ पे हमने आंकड़े लिए हुए थे कि एक व्यक्ति है, वस्तु की क्या करता है, मात्रा खरीदता है, तो ये वस्तु का मूल्य दे रखा है। ठीक है, और ये वस्तु की क्या हो गई, मात्रा हो गई। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखो, हम मांग वक्र बनाएंगे। ठीक है, और मांग वक्र बनाने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्स होता है, और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्स, और ये जीरो। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु। तो हम वाई एक्स पे हम तो यहाँ पर लेते हैं वस्तु की कीमत, कोई भी वस्तु उसकी क्या लेते हैं, कीमत, और यहाँ पर हम लेते हैं मांग। ठीक है, या फिर बोलते हैं मात्रा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पर वस्तु की कीमत थी वस्तु की कीमत थी 40 और मांग हो रही थी 10 इकाइयों की। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे थे, कीमत हो गई 30, कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी 20। ठीक है, और फिर कीमत हो गई 20 और ये हमारा हो गया 10। ठीक है, ओ सॉरी 30, और जब कीमत 10 हो गई तो मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये हो गई हमारी 40। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इन आंकड़ों की सहायता से हमने इसको दर्शाया। अब ये जो लाइन हमारी जा रही है, ये मिलती हुई इसको, ठीक है, आप स्केल से मिलाओगे तो एकदम करेक्ट बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो कर्व गया हमारा, ठीक है, ये हो गया डी डी, इसको डी और डी, तो हम इसको बोलते हैं मांग वक्र। चूँकि हमने आंकड़े जो हैं वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची से लिए हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, व्यक्तिगत। ठीक है, इसलिए कहलाएगा ये क्या, इसलिए कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र। समझ में आया, व्यक्तिगत मांग वक्र हो गया। ठीक है, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे बाजार मांग वक्र।
दूसरा है बाजार मांग वक्र। तो देखो, बाजार मांग वक्र वह मांग वक्र है जो किसी वस्तु की निश्चित समय में निश्चित कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग के कुल योग को प्रकट करता है, बाजार मांग वक्र कहलाता है। ठीक है, तो बाजार मांग मतलब बाजार में उपलब्ध सभी जितने भी विक्रेता हैं वो मांग करेंगे। ठीक है, हम उन आंकड़ों को किससे दर्शाएंगे? बाजार मांग अनुसूची से। बाजार मांग अनुसूची से जो भी हम आंकड़े लेंगे उनके आधार पर हम क्या बना देंगे? बाजार मांग वक्र। ठीक है, तो बाजार मांग वक्र हमारा हो गया यही कि भैया वस्तु की कीमत थी 40 और मांग कितनी थी? 3 इकाइयों की। 3 इकाइयों की थी ना, एक ए की और 2 बी की, दोनों को जोड़ दे 3 हो गया। 30 पर कितनी हो गई? 5, दोनों की जोड़ दी ए और बी की। 20 पर कितनी? 7 और 10 पर कितनी? 9। ठीक है, अब ये हो गया टोटल डी। इसको हम बोलेंगे बाजार मांग वक्र। ठीक है, यहाँ आती है वस्तु की कीमत और यहाँ आती है वस्तु की मात्रा। ठीक है, ये वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। समझ में आएगा? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि मांग अनुसूची क्या होती है? मांग अनुसूची फिर 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ऐसे मांग वक्र पढ़ा। ठीक है, अब याद रखता, अब एक हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये है मांग की मात्रा में परिवर्तन। क्या? मांग की मात्रा में परिवर्तन। ठीक, क्या है देखते हैं। कहता है कि अन्य कारक समान रहने पर, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड आता है, एक लाइन आती है, अन्य कारक समान रहने पर। ठीक है, तो अन्य कारक क्या थे? हमने बताया था कि कीमत को छोड़कर जितने भी कारक हैं या कारण हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, ठीक है, वे सभी अन्य कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि अन्य कारक समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण, किस में परिवर्तन हो रहा है? वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है, और अन्य कारण जो हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, समान हैं। तो इसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। तो इसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मांग की मात्रा में जो परिवर्तन है, मांग की मात्रा में परिवर्तन हम 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक है मांग में विस्तार, ठीक, और हम दूसरा है हमारा मांग में संकुचन। ये है मांग में विस्तार और दूसरा है मांग में संकुचन। ठीक है, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। मांग में विस्तार को पढ़ते हैं। देखो, विस्तार का मतलब है किसी भी चीज़ को क्या करना? बढ़ा देना। क्या करना? बढ़ा देना। तो देखो क्या लिखा है, मांग में विस्तार है क्या कि अन्य बातें या फिर कारण या फिर कारक समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है तो उसे मांग में विस्तार कहते हैं। क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमत में कमी हो रही है और मांग क्या कर रही है? बढ़ रही है। कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ रही है और अन्य कारण समान हैं, तो उस स्थिति को बोलेंगे मांग में विस्तार। ठीक है, इसे हम चित्र और तालिका से समझेंगे। तो देखो तालिका क्या कहती है, हमने एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की क्या लेके रखी है? मांगे की मात्रा। तो वस्तु की कीमत है 7 रुपये। 7 रुपये कीमत पर 20 इकाइयों की मांग की जाती है। ठीक है, कीमत 7 से हो गई 5 रुपये, कम हो गई। तो वस्तु की कीमत कम होने पर मांग क्या है? बढ़ जाती है। तो 20 से क्या हो गई? 25। अब वस्तु की कीमत में कमी, ठीक है, वस्तु की कीमत में क्या हो गई? कमी, और ये 20 से 25, इधर 5 इकाइयों का क्या हो गया? प्लस हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस स्थिति को बोल देंगे मांग में
विस्तार। समझ में आया? देखो दो तालिका जो हमने लिखा है, जो तालिका में दिए आंकड़े वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि तालिका में वस्तु की कीमत 7 रुपये प्रति इकाई पर, कितने, 7 रुपये प्रति इकाई पर, मांग 20 इकाई है। बाद में कीमत में कमी होने पर अर्थात 5 रुपये होने पर मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाती है। अतः यह स्थिति मांग में विस्तार को प्रकट करती है। कौन सी स्थिति? ये वाली। हम इस स्थिति को बोलते हैं मांग में क्या? मांग में विस्तार। ये क्या कहलाएगी? मांग में विस्तार। ठीक है। अब हम इसको चित्र द्वारा समझते हैं, डायग्राम द्वारा। तो डायग्राम क्या कहता है, देखो डायग्राम को हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। मांग में विस्तार, तो देखो भाई, ये हम डायग्राम बनाते हैं मांग में विस्तार का। ये हमारी कीमत, ये है कीमत, और ये है हमारी मात्रा। कीमत, ये है हमारी मात्रा, ठीक है। तो देखो हम आंकड़े लेते हैं कि किसी वस्तु की स्टार्टिंग में जो कीमत है वो है P। क्या कर रहे हैं? कीमत है P और मात्रा है Q। इतनी क्वांटिटी, इस P कीमत पर Q क्वांटिटी को खरीदा जा रहा है। अब होता क्या है, कीमत हो जाती है कम। कीमत में क्या आती है? कमी। कीमत में कमी और मांग क्या हो जाती है? Q से Q1, मांग बढ़ जाएगी कीमत में कमी होने पर, ठीक है। अब ये जो कर्व गया, तो ये जो हमारा, ये तो मांग वक्र है, ये मांग वक्र है, ठीक है। अब ये पहले ए था बिंदु, ए बिंदु पर टच हो रहे थे, और ये है बी। अब ये ए से जो बी, ये जो खिसका है वक्र, ये पहले ऐसे समझेंगे, पहले वक्र क्या था? यहाँ था, ठीक है, ए बिंदु पर। अब ये खिसक कर कहाँ हो गया? बी बिंदु पर, ठीक है। तो ये जो ए से बी इधर बढ़ा है, तो इस स्थिति को बोलेंगे हम क्या? इस स्थिति को बोलेंगे हम मांग में, इस स्थिति को हम बोलेंगे मांग में विस्तार। समझ में आया? इस स्थिति को बोलेंगे मांग में विस्तार, ठीक, क्लियर। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम, यहाँ पर भी वही, ए से क्या हो रहा है? बी पर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस स्थिति को मांग में, ये हो रहा है हमारा, ये हो रहा हमारा मांग में विस्तार, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं मांग में संकुचन। संकुचन का मतलब होता है कम होना, तो मांग में विस्तार का अपोजिट क्या कहलाएगा? मांग में संकुचन, ठीक है, समझे। तो देखो क्या कहता है कि अन्य कारक समान रहने पर, अन्य कारक समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, इस बार क्या हो रहा है? वस्तु की कीमत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, उसकी मांग में कमी आती है, तो उसे मांग में संकुचन कहते हैं। कीमत में वृद्धि तो मांग में कमी, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, तो वो ठीक है। और अन्य कारक क्या होंगे? समान, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे मांग में संकुचन, ठीक है। इसे निम्न तालिका तथा चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसे भाई? वही उसका अपोजिट, कि वस्तु की कीमत पहले 5 रुपये थी, तो 25 इकाइयों की मांग की जा रही है, कीमत हो गई 7, भाई कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो जाएगी, तो ये 25 से हो गई 20,
ठीक है। तो क्या कहता है कि तालिका में वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की 25 इकाइयों की मांग की जा रही है। यही हो रहा है। कहता है कि बाद में कीमत में वृद्धि होने से, कीमत वृद्धि हुई तो कीमत होगी 7, मांग घटकर कितनी हो गई, 20 इकाई हो गई। यह स्थिति मांग में संकुचन को दर्शाती है। इस स्थिति को क्या बोलेंगे, मांग में संकुचन। ठीक है, इसे चित्र से समझेंगे। तो ये वही सेम चीज़। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु की कीमत ले रहे हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं। सेम इस बार क्या होगा, इस बार कोई कीमत हम ले लेते हैं पी, वही सेम कीमत पी कर क्वांटिटी क्या हो गई, पी पर क्वांटिटी Q1। इस बार हम क्या कर रहे हैं, मांग में संकुचन दिखाना है। संकुचन का मतलब क्या होगा, जब कीमत में वृद्धि होती है, कीमत हो गई P से P1, वृद्धि हो गई तो भैया मांग भी तो कम हो जाएगी, तो मांग होगी हमारी Q से Q1। ठीक है, ये मिला दो और हम इसको मिला देंगे। तो ये A पर था पहले, अभी हो जाएगा B पर। ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा। तो ये स्थिति हमारी कहलाएगी क्या, ये स्थिति हमारी कहलाएगी मांग में, ये स्थिति हमारी कहलाएगी मांग में संकुचन। ठीक है, मांग में संकुचन। मांग वक्र का A से B हो जाना कहलाता है मांग में संकुचन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा मांग में, ये हो गया हमारा मांग में संकुचन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है, मांग वक्र पढ़ लिया। हमने पढ़ा मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग में विस्तार और एक मांग में, एक होता है मांग में विस्तार और एक होता है मांग में संकुचन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मांग में परिवर्तन। पीछे पढ़ा ना मांग की मात्रा में परिवर्तन, अब हम पढ़ रहे हैं मांग में परिवर्तन। ठीक है, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। ठीक है, ये ठीक है, हम बाद में इनके बीच क्या करेंगे, हम अंतर स्पष्ट करेंगे, समझेंगे इनको, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं मांग में परिवर्तन। देखो इस बार क्या हो रहा है कि कीमत के समान रहने पर, अभी वहाँ पर पीछे क्या हो रहा था कि कीमत में बदलाव आ रहा था और बाकी चीज़ें थी समान। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर कीमत समान है, कीमत के समान रहने पर किसी अन्य कारक में परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है तो इसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। हो क्या रहा है कि वस्तु की कीमत तो वही है लेकिन परिवर्तन किन्हीं अन्य कारणों की वजह से हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी कीमत तो वही रहती है सेम, लेकिन फिर भी वस्तु की कभी मांग बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। उसके पीछे कुछ अलग कारण होते हैं और वो जो अलग कारण होते हैं उन्हीं की वजह से मांग में क्या होती है, कमी या ज़्यादा हो जाता है मांग। तो उस स्थिति को बोलते हैं मांग में परिवर्तन। पीछे क्या हो रहा था कि कीमत में परिवर्तन हो रहा था, बाकी चीज़ें समान थी। यहाँ पर बाकी चीज़ें की वजह से परिवर्तन हो रहा, कीमत समान है, अंतर इतना है। ठीक है, अब मांग में परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। पहला है मांग में वृद्धि। मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो क्या है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना कीमत नहीं बदल रही, उसकी मांग में वृद्धि किन्हीं अन्य कारणों से होती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। जैसे अब अन्य कारण में क्या आ सकता है, अन्य कारण में हम एग्जांपल लेते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि। तो यह उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई जिसकी वजह से मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, एग्जाम्पल यह है कि कोई उपभोक्ता है, उसकी आय में वृद्धि, माना ऐसे मानते हैं कि भैया एक उपभोक्ता 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा था, अब उसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये महीने हो गई। कितनी हो गई, 15,000 रुपये महीने। अब वो पहले क्या कर रहा था, चावल की 2 किलो
मात्रा खरीद रहा था। लेकिन भाई 15,000 हो गए उसकी कीमत, तो कीमत वो सॉरी आय, तो आय बढ़ने पर भाई ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा नहीं खरीदेगा? थोड़ा अमीर हो गया बंदा, 5,000 रुपये से ही हुआ हो, ठीक है हुआ हो, लेकिन बड़ी तो है ना उसकी आय। तो अब क्या कर रहा है वो, 3 किलो चावल खरीद रहा है। लेकिन भाई अगर हम बात करें तो जो चावल है, चावल की जो कीमत है, चावल की क्या है जो कीमत है वो क्या है, चावल की कीमत तो समान है, ठीक है, सेम है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ राइस, ठीक है। यहाँ पर चेंज किस में आया है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है, और उस स्थिति को बोलते हैं मांग में वृद्धि, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो तालिका में लिखा है वही सब ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कि भैया तालिका दर्शाती है कि वस्तु की कीमत 10 रुपये होने पर उपभोक्ता 2 किलो चावल की मांग करता है। इसके बाद कीमत स्थिर रहने पर भी उपभोक्ता 3 किलो चावल की मांग करता है। यहाँ मांग में वृद्धि अन्य कारणों से हुई है। समझ में आया? अब इसे डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो देखो डायग्राम से समझने के लिए कैसे डायग्राम से समझते हैं, और इस तरीके से देखो, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई कीमत मान लेते हैं, ये कीमत है पी, तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में पी कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की क्यू मात्रा खरीद रहा होगा पहले, ठीक है। अब हुआ क्या, उसकी जो इनकम है, ठीक है, इनकम में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इनकम में वृद्धि होने पर वो क्या कर रहा है, पहले से अधिक मात्रा खरीदने लगा, ठीक है। लेकिन वस्तु की कीमत तो क्या है, वही है, कीमत सेम है, लेकिन मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो देखो, जब पी पर क्यू खरीद रहा था तो मांग वक्र था हमारा इसका ये, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गया, पी कीमत पर मात्रा जो क्यू से Q1 हो गई, ये हो गई, ठीक है, क्यू से क्या हो गई, तो ये था हमारा D, ये हमारा D, ये हमारा हो जाएगा D1, ये हमारा हो जाएगा D1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा A, ये हमारा हो जाएगा B, ठीक है। तो जो मांग वक्र पहले कहाँ पर A पर था, अब वो खिसक कर क्या हो गया, B पर हो गया, ठीक है। और ये जो बदलाव आया A से B पर, हम इस स्थिति को बोलते हैं मांग में वृद्धि, ठीक है। इस स्थिति को बोलते हैं मांग में वृद्धि, ठीक है। समझ में आया? ये हमारी वही कीमत आएगी, इधर यहाँ पर हमारी मांग आ जाएगी, ठीक है, कितनी इकाइयों की मांग की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया मांग में वृद्धि, क्लियर। अब हम, ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे मांग में कमी। मांग में वृद्धि का अपोजिट है मांग में कमी, मांग में वृद्धि का अपोजिट है मांग में कमी। कहता है मांग में कमी, कहता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना, वस्तु की कीमत कांस्टेंट है, उसकी मांग में कमी किन्हीं अन्य कारणों के कारण होती है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल वही हम उसी को ले लेते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि मांग में कमी हो रही है। हम मांग में कमी हो रही है तो हम ये मानते हैं कि जो ए उपभोक्ता है उसकी पहले सैलरी थी 15,000 रुपये पर मंथ, और अब क्या हुआ, बेचारे का डिमोशन हो गया। डिमोशन होने पे क्या होता है कि उसकी 5,000 रुपये सैलरी क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले 15,000 रुपये सैलरी पर क्या कर रहा था बेचारा, 3 किलो चावल की खपत कर रहा था। लेकिन अब क्या है कि बेचारे के 5,000 रुपये कम हुए तो बेचारा
3 किलो से किस पे आ गया, 2 किलो पर आ गया। लेकिन जो चावल की कीमत है मार्केट में, ठीक है, चावल की कीमत तो अभी भी वही है, चावल की कीमत तो सेम है, चावल की कीमत क्या है, सेम है, लेकिन उसकी क्योंकि आय में हो गई कमी, इसकी वजह से उसकी मांग में कमी हो गई। और जब क्या हो, जब कीमत समान रहे और मांग में परिवर्तन किसी अन्य कारण की वजह से हो, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं मांग में कमी। समझ में आया? ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक, अब हम इसको तालिका से, वही तालिका वही दर्शाती है, क्या कहलाती है कि उपरोक्त तालिका में वस्तु की कीमत 10 रुपये पर पहले मांग 3 इकाई थी, ठीक है, पहले मांग कितनी हो रही थी, 3 किलो की मांग की जा रही है 10 रुपये कीमत पर। बाद में कीमत तो वही 10 रुपये है, लेकिन उसकी आय भैया 15,000 से कितनी होगी, 10,000 होगी, जिसकी वजह से मांग घटकर 2 किलो रह गई, जो मांग में कमी को दर्शाती है। समझ में आया? अब इसको डायग्राम से समझ लेंगे हम, और डायग्राम से समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो भाइयों, वही हमारी कीमत, ठीक है, वो कीमत, और ये हमारी क्या है, कीमत, और ये हमारी क्या है, मांग, ठीक है, कम समझ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी कीमत और ये है हमारी मांग, ठीक है। आय क्या हो गई, आय क्या हो गई, कम हो गई, तो कीमत तो समान है, ये पी कीमत और क्यू मात्रा, और ये हमारा जा रहा है मांग वक्र, ठीक है, और ये बिंदु है हमारी ए, ठीक है। अब होता है कि कीमत तो वही है, लेकिन आय कम होने पर क्या हुआ, मांग हो गई कम, और मांग कम होके हो गई क्यू से Q1, क्यू से क्या हो गई Q1, ये हो गई यहाँ क्या, ये, तो डिमांड कर्व हमारा जो पहले ए पर था, अब वो खिसक के कहाँ आ गया, कहाँ पर आ गया, ये आ गया बी पर, और ये हमारा डी, और ये हमारा हो गया D1, ये ए, और ये हो गया हमारा बी। तो मांग वक्र जो पहले कहाँ था, ए पर था, और वो खिसक कर कहाँ हो गया, बी पर, कमी आ गई, तो मांग वक्र का क्या हो गया, कम होना, मतलब बाईं तरफ खिसक गया, और इस बाईं तरफ खिसकने को हम क्या बोलते हैं, मांग में ये होगी हमारी मांग में कमी, इस चीज़ को हम बोल देंगे मांग में कमी, ठीक है, इसको हम बोल देंगे मांग में कमी। तो ए से बी पर आना, ठीक है, कीमत पी, क्यू मात्रा, कीमत वही Q1 मात्रा, ठीक है, डिमांड कर्व D1 था, अब हो गया D2, ए से बी पर आ गया, इसको हम बोलते हैं मांग में कमी, मांग में, ठीक है, कमी, मांग में क्या है, कमी, ठीक है। तो ये हमारी मांग में वृद्धि और ये हमारी मांग में कमी, ठीक है। कीमत यहाँ पर क्या है, समान है, कीमत क्या है, कीमत क्या है, देखो कीमत, ये है कीमत, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत समान है, यहाँ पर भी कीमत समान है, क्या है, कीमत समान है, ठीक है। और जब हम इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि, मांग में कमी, ठीक है, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, ठीक, ये क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन आगे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स तक का
क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने या फिर मांग में वृद्धि के कारण बताइए। ठीक है, तो मांग वक्र क्या हो रहा है हमारा, होता है, ये कहता है कि मांग वक्र के दाईं ओर, ये था हमारा P, ये Q, और ये क्या हो गया, Q से Q1 हो गया। तो जो मांग वक्र पहले ये था, अब ये खिसक के क्या हो गया, ये हो गया। ये A से मांग वक्र B पर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, वही कारण हमें बताने हैं। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कीमत तो समान है, वस्तु की कीमत क्या है, समान है। इसका मतलब अन्य कारण होंगे कीमत को छोड़कर जो क्या कर रहे हैं, मांग को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है इसमें सामान्य वस्तु के क्रेता की आय में वृद्धि। भाई कोई भी उपभोक्ता है, यदि उसकी आय में वृद्धि होती है, 10,000 से हमने एग्जाम्पल लिया था 15,000 होता है, तो क्या करता है, चावल की मात्रा 2 किलो से लेकर 3 किलो कर देता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, नॉर्मली होता है। जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, जो पहले से अधिक मात्रा में चीज़ें खरीदते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो हो गया सामान्य वस्तु के क्रेताओं की आय में वृद्धि। क्या लिखा है कि जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो उसकी सामान्य वस्तु जैसे नॉर्मल जो गुड्स होती हैं, जैसे जूते, कपड़े, पेन आदि की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उसी कीमत पर अब वह सामान्य वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। फलस्वरूप मांग में वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गया, क्लियर पहला। दूसरा हमारा प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। प्रतिस्थापन वस्तु हमने पढ़ा था, क्या होती है प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है, अभी क्या है कि 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं अभी जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम पढ़ लेते हैं होती क्या है ये। पीछे हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, देखो, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर क्या कर सकते हैं, जैसे चाय तथा कॉफ़ी। भाई अगर चाय नहीं है घर में तो कॉफ़ी से काम चलाया जा सकता है, हाँ या ना। ठीक है, हाँ, इसका मतलब चाय की जगह कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी क्या है, एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। या फिर और दूसरा एग्जांपल लें तो हम इसमें बोल सकते हैं पेप्सी। ठीक है, पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला। ठीक है, पेप्सी और कोका कोला। भाई आप क्या करते हो, आप शॉप पर जाते हो, वहाँ पर बोलते हैं अंकल जी मुझे कोका कोला चाहिए। अंकल जी बोलते हैं बेटा कोका कोला नहीं है, पेप्सी है। तो आप क्या, पेप्सी ही है, लो। ठीक है, तो आपसे बोलते हैं क्या पेप्सी दे दूँ, तो आप क्या कहते हो, कोई नहीं अंकल जी, चलो पेप्सी नहीं है तो कोका कोला दे दो, और कोका कोला नहीं तो पेप्सी दे दो। ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या है, आप पेप्सी की जगह कोका कोला का यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब पेप्सी और कोका कोला एक दूसरे क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। क्लियर, समझ में आ गया प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे दूसरा पूरक वस्तु क्या होती है। तो देखो पूरक वस्तु क्या होती है, तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर उपभोक्ता की मांग को संतुष्ट करती हैं। मतलब ऐसी दो वस्तुएं जो एक साथ मिलेंगी तभी क्या होगा भैया, काम चलेगा। जब वो दो वस्तुएं एक साथ मिलेंगी तभी काम चलेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है, कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल। ठीक है, तो कार और पेट्रोल क्या है, एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ठीक, अब एक और है यहाँ पर घटिया वस्तु क्या होती है। घटिया वस्तु जिनको हम गिफ्ट गुड्स भी कहते हैं, गिफ्ट वस्तुएं।
गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुओं को ही बोलते हैं घटिया वस्तुएं। देखो घटिया वस्तु होती क्या है? घटिया वस्तुएं निम्न कोटि की वे वस्तुएं होती हैं। भाई निम्न कोटि, एक होती है उच्च कोटि, एक होती है निम्न कोटि। जो घटिया वस्तु है उनको निम्न कोटि ही बोलेंगे, ठीक है। उनको किस में डाल देंगे? हम निम्न कोटि में डाल देंगे घटिया वस्तुओं को। कहाँ पर? निम्न कोटि में। तो देखो कहता है कि घटिया वस्तुएं निम्न कोटि की वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग कीमत के कम होने पर, क्या कि कीमत के कम होने पर नहीं बढ़ती, अर्थात जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मतलब वे वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता घटिया वस्तु कहलाती हैं। कैसे? तो वो कहता है कि वस्तु की कीमत प्राइस के कम होने पर उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। भाई नॉर्मली क्या होता है कि जो सामान्य वस्तु होती है उनके साथ क्या होता है कि अगर वो उनकी कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, और मांग अगर कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जहाँ पर ऐसा नहीं होगा वो घटिया वस्तु होंगी, ठीक है। वो क्या कहलाएंगी? वो घटिया वस्तु कहलाएंगी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने के कारण। तो सबसे पहला हमने बना सामान्य वस्तु के क्रेता की आय में वृद्धि, यही पढ़ा, ठीक है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन वस्तु हमने पढ़ी थी अभी कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर क्या कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कोक और पेप्सी दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। यदि कोक की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु पेप्सी उसी कीमत पर मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कोक की बजाय पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये क्या है देखो समझते हैं, ठीक है। देखो भाई जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं ज़्यादातर जो उनकी कीमतें होती हैं ना वो सिमिलर होती है। भाई जब सेम यूज है तो कीमत भी तो उनको सिमिलर रखनी पड़ेगी। यह है पेप्सी और यह है कोका कोला, ठीक है। आपने देखा होगा पेप्सी या कोका कोला ये क्या है, इनकी कीमत ज़्यादातर सिमिलर होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अगर 500 ml में इसकी भी कीमत क्या है 40 रुपये है और इसकी भी कीमत क्या है 40 रुपये, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे की क्या है प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापन, ठीक है। अब एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने के कारण, ठीक है। तो दाईं ओर खिसकने का मतलब मांग में वृद्धि कब होगी? तो देखो यदि हम एक की कीमत में वृद्धि हो जाए, एक की कीमत में क्या हो जाए, एक की कीमत में क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। माना कि 40 से ये कितनी हो जाए 42 हो जाए, 40 से कितनी हो जाए 42 हो जाए। तो अब बताओ दोनों में से किसकी मांग बढ़ेगी? भाई 40 वाली की, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि पेप्सी की कीमत में वृद्धि से कोका कोला की मांग में क्या हो गई, कोका कोला की मांग में क्या हो गई वृद्धि, ठीक है। तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेप्सी की कीमत में वृद्धि होने पर कोका कोला की जो मांग वक्र है उसमें क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कोका कोला की मांग में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। देखो बच्चों, यदि उपभोक्ता को ये लगता है कि भविष्य में जिस वस्तु की वो मांग कर रहा है उसकी कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना है, तो वर्तमान में वह उस वस्तु की मांग को क्या करता है बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आपने देखा होगा कि सरकार अनाउंस करती है कि कल से
पेट्रोल या डीजल के दाम 2 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, सुना होगा आपने। तो आपने देखा होगा कि उसी रात को अगले दिन से बढ़ने होते हैं, तो 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप जो होते हैं उन पर लाइन लग जाती है लंबी लंबी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि कल को भविष्य में क्या है कि इसके दाम बढ़ने वाले हैं, तो वर्तमान में वो उस चीज़ को क्या करता है, कंज्यूम करके रखने की चाहता है, सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ख़रीद लूँ। इससे होता क्या है कि मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, समझ में आया? तो वही है कि यदि किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ता उसे अधिक मात्रा में खरीदना चाहता है, क्योंकि कल को महंगी हो जाएगी, आज कम पैसे में तो आज खरीद लो। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला है पूरक वस्तु की कीमत में कमी। पूरक वस्तु के बारे में हमने पढ़ा था, पूरक वस्तु क्या होती है। ठीक है, पूरक वस्तु वे वस्तु होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर उपभोक्ता की मांग को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया था हमने। ठीक है, समझते हैं। देखो क्या कहता है कि पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने पर, कीमत में क्या हो रही है, कमी होने पर मूल वस्तु की मांग स्वतः ही पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने पर मूल वस्तु की मांग में स्वतः ही क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए स्कूटर और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। ठीक है, स्कूटर और पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तुएं। कहता है कि यदि पेट्रोल की कीमत गिर जाए, पेट्रोल की कीमत क्या हो जाए, गिर जाए, तो स्कूटर की उसी कीमत पर क्या होगा, मांग क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, पेट्रोल और स्कूटर, तो पूरक वस्तु क्या है, पेट्रोल है। कहता है कि पेट्रोल की कीमत में कमी होगी तो उससे क्या होगा, स्कूटर की मांग बढ़ जाएगी या मोटरसाइकिल की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो उपभोक्ता है उसको लगेगा कि पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो गई है तो क्यों ना अपना वाहन खरीदा जाए। ठीक है, उससे होगा क्या, जो दूसरी पूरक वस्तु है उसकी मांग क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन से कारण है जिससे मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, या मांग वक्र जो है वो दाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, समझ में आया? 5वां है इसमें उपभोक्ता की अभिरुचि। अभिरुचि मतलब टेस्ट जो होता है में अनुकूल परिवर्तन। अनुकूल का मतलब पॉजिटिव बदलाव जो आते हैं, उसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है, मतलब चीज़ें खरीदने की आदत है, वो उसमें अगर परिवर्तन आ जाए, अनुकूल। ठीक है, तो होगा क्या, कहता है कि कहता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग व्यक्ति की रुचि तथा प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करती है। ठीक है, उसकी क्या खरीदने की रुचि है। प्राथमिकताओं का मतलब होता है ज़रूरत, प्राथमिकताओं का मतलब है ज़रूरतें। उसकी क्या रुचि है और उसकी क्या ज़रूरत है, इस बार पर भी निर्भर करता है। कहता है कि यदि उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु के प्रति बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में स्वयं ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उपभोक्ता है, किसी वस्तु को वो पहले नहीं खरीदता था, लेकिन उसका नज़रिया चेंज हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, फिर वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब उस वस्तु के प्रति उसकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ गई। उसके बढ़ने पर क्या होगा, उस वस्तु की मांग स्वयं ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़े हैं कि मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने या मांग में वृद्धि के कारण। ठीक है, सबसे पहला सामान्य वस्तु के क्रेता की आय में वृद्धि। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तीसरा भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, और चौथा है पूरक वस्तु की कीमत में कमी। ठीक, और 5वां हमने पढ़ा उपभोक्ता की अभिरुचि, टेस्ट में अनुकूल परिवर्तन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मांग में कमी, उसका या मांग वक्र के बाईं ओर खिसकने के कारण। जो ऊपर हमने पढ़ा था उसका क्या है, उल्टा। अगर वो ये पूछ ले कि मांग में कमी के क्या कारण हैं, तो जो भी ऊपर पॉइंट थे हम उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर क्या है कि सामान्य वस्तु के क्रेता की आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऊपर क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यदि उपभोक्ता के सामान्य वस्तु के क्रेता की आय में कमी होगी, उसकी सैलरी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, वो मांग में कमी हो जाएगी वस्तु की। ठीक है, समझ में आया। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, पर यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग स्वयं ही कम हो जाएगी। तीसरा लगता है भविष्य में कीमत घटने की संभावना। भविष्य में कीमत घटने की संभावना, यदि उपभोक्ता को ये लगता है कि भविष्य में कल को किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, तो उससे होगा क्या, वो आज नहीं खरीदेगा उस वस्तु को। इसका मतलब आज मांग क्या हो जाए, कम हो जाएगी। चौथा है पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि मतलब पेट्रोल महंगा हो गया तो कार और मोटरसाइकिल इनकी मांग क्या है, कम हो जाएगी। और पांचवा उपभोक्ता की रुचि में विपरीत परिवर्तन। यदि उपभोक्ता की रुचि में विपरीत परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मांग में कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ये चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, पूरक वस्तु क्या होती है, और घटिया वस्तु क्या होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैंने M.Com के बाद B.Ed किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये नहीं कि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, वेल क्वालिफाइड टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं ये। ठीक है, और ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, इसी चैप्टर को अगली क्लास में क्या करें, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।